हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। 12 तक जाना है। जी हाँ, लंबी लड़ाई अभी लड़नी है। समय काफ़ी कम है, काम काफ़ी ज़्यादा। मैं आपकी सबकी दुविधा समझ सकता हूँ। जल्द से जल्द ये टॉपिक कंप्लीट करने की भी मेरी इच्छा है, लेकिन डिटेल बतानी पड़ेगी क्योंकि ये सब्जेक्ट जो नॉन कॉमर्स के लिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक यूनिक, और जो कॉमर्स के लिए उनके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज एक नई काइंड को पॉलिसी है इसलिए, और इसके डिटेल वीडियो भी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। जिसको आ रहा है वो वीडियो स्किप कर दे या PDF के थ्रू इसकी स्टडी कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी ही PDF इसकी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आ जाएगी। अब ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑथोराइज पर्सन, ऑथोराइज डीलर, ऑथोराइज मनी चेंजर। यहां पर चार चीजें पूछी गई हैं। एक पूछा गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये फॉरेन एक्सचेंज का एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? मतलब कि इंडिया में कहां से पैसा आ रहा है, इन हो रहा है, और किधर पैसा जाएगा, कौन सी करेंसी के अंदर हम कितनी डीलिंग करेंगे, इसकी रेगुलेशन करना। ये फेमा एक्ट के द्वारा RBI को ये बॉडी प्रोवाइड कराई गई है, अथॉरिटी प्रोवाइड कराई गई है कि वो इंडिया के अंदर क्या करे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करे। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा जरूरी क्यों है हमारी डोमेस्टिक करेंसी से? एक तो हमारी करेंसी की इकोनॉमिक वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, टेरर फंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता है। हवाला नेटवर्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्लैक मनी के लिए फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस पर रेगुलेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर हमको हमारे देश को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इंडिया इज गवर्न्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा के द्वारा 1999 में फेमा लाए थे, उसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसकी कंट्रोल और अथॉरिटी दे दी गई कि आप इसको रेगुलेट करिए। RBI इज डेलीगेटेड पावर टू द अंडर द फेमा एक्ट टू नंबर ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है, नंबर ऑफ अथॉरिटीज, ऑथोराइज पर्सन इंक्लूडिंग ऑथोराइज डीलर, ऑथोराइज मनी चेंजर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। अब यहाँ पर RBI ने को पावर किसके थ्रू मिल गई थी? फेमा एक्ट के थ्रू मिल गई थी कि भैया आप जाओ और ये पूरा मनी एक्सचेंज का जितना भी काम है, फॉरेन एक्सचेंज का जितना भी काम है, ये आप पूरा डील करो, इसको रेगुलेट करो कि कौन सी करेंसी का कितनी आपको डीलिंग करनी है। और इसके लिए RBI ने कुछ सब बॉडीज खोली। सब बॉडीज के अंदर क्या आया? ऑथोराइज डीलर आए, ऑथोराइज मनी चेंजर्स आए और ऑफशोर बैंकिंग आई। तो ऑथराइज डीलर का क्या काम था? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे, मतलब एक तरीके के बैंक, जो SBI है, इनका क्या काम था? ये डीलर बाय और सेल कर सकते थे फॉरेन करेंसी और इसके साथ लेटर और क्रेडिट भी इशू कर सकते थे। यानी कि यहाँ पर मैं अगर किसी की गारंटी ले रहा हूँ, जैसे कि चीन से कोई सामान मैंने इंपोर्ट किया, तो वो चीन का व्यक्ति मेरे से लेटर ऑफ क्रेडिट मांगता था कि मैं आपको तभी माल दूंगा जब आप मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ही वहाँ पे पार्टी को लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है, वो माल जो है वो यहाँ के लिए एक्सपोर्ट कर देता है, मतलब हमको इंपोर्ट कर देता है। इसको एक बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मिस्टर Z जो है ये है चाइना में, ठीक है, और हमारे मिस्टर पिंटू जो हैं, मिस्टर पिंटू तो याद ही होंगे आपको, ये हमारे इंडिया में है। अब इन्होंने इंडिया में कोई सामान मंगाया तो चाइना की कंपनी को कहा, मिस्टर Z को कहा कि हम आपको 2 महीने में पेमेंट करेंगे। मिस्टर चीन ने कहा कि भैया, मिस्टर Z ने कहा चीन से कि भैया बहुत सही बात है, आप मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट इनको जाएंगे, ये SBI बैंक जाएंगे, है ना। SBI इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि यूजुअली SBI में अंदर ये काम होता है, उनके जो हेड ब्रांच होती है, अपने आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल पे भी जो हेड ब्रांच होगी वहाँ पर ये काम हो जाएगा। वहाँ जाएंगे और कहेंगे कि मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दें। उसके लिए ये SBI में कुछ अमाउंट जमा कराएंगे, वो डिपेंड करेगा कौन सा अकाउंट है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें जाके अमाउंट जमा कराएंगे। मान लेते हैं वो $1000 का उनके साथ $US में एग्रीमेंट हुआ और $1000 का डील हुई। जैसे ही माल यहाँ पर पहुँचा मिस्टर पिंटू का, एक पर्टिकुलर डेट के बाद में, यानी 2 महीने के बाद में, मिस्टर Z जाएंगे अपने बैंक और ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट इनको मिला हुआ था वो बैंक से जाकर उसको विड्रॉल कर लेंगे, उसको
क्या इनकैश कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके का एश्योरेंस होता है कि मिस्टर पिंटू आपका पैसा लेके डूब के भागेंगे नहीं। इसी तरीके से चाइना में भी जो बैंक है ऐसे हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो भी ये काम करती है, वो मिस्टर जेड को एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देंगे, एक तरीके का अंडरटेकिंग टाइप है। या आप यहाँ पर एडवांस में पूरा $1000 जमा करो, अगर माल नहीं पहुंचा आपके पास, अब यहाँ पर दोनों को बेनिफिट है। अगर माल नहीं पहुंचा, मिस्टर जेड ने कहीं आनाकानी करी, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट का कुछ भी इनवैलिड किया जा सकता है, मतलब कि उसके पास पैसा ही विड्रॉल वो नहीं कर पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट का काम कौन करता है? ऑथोराइज डीलर करते हैं। ये बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं। ऑथोराइज मनी चेंजर क्या काम करते हैं? केवल फॉरेन करेंसी बाय और सेल कर सकते हैं, मतलब कि आप वहां पे जाके अपने पैसे बदला सकते हो, इंडियन रुपीस को डॉलर में, किसी भी करेंसी के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। उनका एक मिनिमम चार्जेस होता है 1%, 0.2%, 0.5%, डिपेंड ऑन द करेंसी वैल्यू। ठीक है, करेंसी की मंथ की कौन सी करेंसी में करा रहे, यूरो में करा रहे, दिनार में करा रहे, डिपेंड करता है। ठीक है, तो मनी चेंजर और फाइनेंस डीलर के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो डीलर है वो लेटर ऑफ क्रेडिट दे सकता है, लेकिन मनी चेंजर लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं दे सकता, है ना। ये बात समझ में आ गई। हम डीलर जो मनी चेंजर हैं आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब एक एजेंट लिया, उसने आरबीआई से परमिशन ली और वो मनी चेंजिंग का काम कर रहा है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स क्या करते हैं? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स इंडिया में आर लोकेटेड इन इंडिया बट आर ऑथराइज टू डील फॉरेन एक्सचेंज विद द नॉन रेसिडेंट कस्टमर। जो एनआरआई बंदे हैं या बाहर से कोई व्यक्ति आया हुआ है, जो फॉरेनर हैं, दोनों के साथ, एनआरआई और फॉरेनर दोनों में डिफरेंस होता है, इनकम टैक्स का पार्ट है, अभी अपन यहाँ पर डील नहीं करेंगे। उनके साथ वो मनी एक्सचेंज का काम कर सकते हैं, मतलब उनके साथ सेलिंग और बाइंग का काम कर सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट का भी कभी कभी काम कर लिया जाता है, कभी कभी क्यों? क्योंकि कुछ बैंकिंग करती, कुछ नहीं करती, तो यहाँ पे ना भी लिखोगे तो चलेगा। यानी ऑफशोर बैंकिंग के अंदर भी बाइंग एंड सेलिंग का काम हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का, लेकिन वो इंडियन रेसिडेंट के साथ नहीं कर सकते। जो ऑफशोर बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इंडियंस के साथ नहीं कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का काम, जबकि एनआरआई और फॉरेनर्स के साथ कर सकते हैं। ये ऑथोराइज डीलर जो हैं वो सबके साथ कर सकते हैं और लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू कर सकते हैं। ऑथोराइज मनी चेंजर भी सबके साथ कर सकते हैं, बट ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा अपन को और ध्यान रखना है, आरबीआई ने नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में। क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग, जो हवाला बोलते हैं, टेररिज्म के लिए, और अदर इलीगल एक्टिविटी ना हो इंडिया के अंदर। और टू डील द फॉरेन एक्सचेंज, फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई डील करता है, प्रॉपर करता है। अभी आरबीआई डील में क्या कर रहा है? प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहा है। सस्पिशियस कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो चेक करता है इसको, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो भी है उसको फुलफिल करता है, और अगर कोई वॉयलेटाइल करता है यानी कि कोई रूल्स तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करता है, फाइन लगाता है और जेल तक की कार्यवाही का प्रोविजन है। ये एक सिंपल से पॉइंट्स है, लेकिन ये एक साथ आके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पे डील कर लिया। आई होप ईजीएस्ट क्वेश्चन है और आपको आसानी से अब थोड़ा समझ में आने लगा होगा ये सब्जेक्ट, और काफ़ी इससे अभी तक तो डर भाग गया होगा। ठीक है, जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।